हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन में डी एलेम्बर्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर डी एलेम्बर्ट का नियम क्या होता है। लेकिन डी एलेम्बर्ट का नियम पढ़ने से पहले जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर 3 है डायनामिक्स ऑफ मशीन, या जिसे को आप मशीनों की गति कहते हैं, इसके भी बारे में आपको जो है जानकारी होना चाहिए। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी दो चीज़ें कई बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाता है स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर से पूछा जाता है कि गतिक बल विश्लेषण क्या होता है। इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशन कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएंगी। और सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी रखी हैं, जिसको आप बाद में पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो चलिए आपका पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं कि आखिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन क्या होता है। इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन कराते हैं। जैसे देखिए, नाम से ही क्लियर है, आपको इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मशीनों की गति, यानी कि मशीन में किस प्रकार की गति हो रही है, किस डायरेक्शन में गति हो रही है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन में होता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि किसी मशीन या मैकेनिज्म का डिज़ाइन करते समय यह आवश्यक होता है कि इनपुट से या आउटपुट को ट्रांसफ़र की जाने वाली जो दिशा, जो फोर्स की दिशा है, वो किस प्रकार है। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन में किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके कई बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्थैतिक बल विश्लेषण के बारे में। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपके लिखी हैं। पहले ये जो लिखा है इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, नहीं समझ में आएगा इससे और भी बेसिक और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि मशीन का कोई अंग त्वरित गति करता है, तो त्वरित का मतलब समझ लीजिए कि यदि कोई मशीन रेस्ट मोशन में है और उसमें अचानक से कोई गति उत्पन्न हो जाए, तो उस कंडीशन को हम त्वरित गति कहते हैं। तो यदि मशीन का कोई अंग त्वरित गति करता है, तब उसके द्रव्यमान के कारण उसमें बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब कोई मशीन रेस्ट की अवस्था में होती है और उसमें अचानक से गति उत्पन्न हो जाती है, तो मशीन के जो द्रव्यमान है उसके कारण उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो जाता है, और मशीन पर पहले से ही कुछ बल जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन यदि पहले से कार्य कर रहे बलों की तुलना में जो त्वरित गति के कारण उत्पन्न हुआ बल है, इसका जो मान है यदि शून्य मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, तो इस कंडीशन को, इस वितरण को हम स्थैतिक बल विश्लेषण के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपका जो है स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए, यदि किसी मशीन में कोई कोई अंग जो है उसमें अचानक से गति उत्पन्न होती है, तो गति उत्पन्न होने के कारण उसमें एक और एक्स्ट्रा जो है वो फोर्स जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मशीन के जो अंग हैं उसमें पहले से ही फोर्स जनरेट है। तो जो त्वरित की गति के कारण जो उत्पन्न हुआ बल है, यदि उस बल को हम शून्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो उस कंडीशन को, उस वितरण को ही हम स्थैतिक बल विश्लेषण कहते हैं। आई थिंक आपका जो है स्थैतिक बल विश्लेषण क्या है ये इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। और इसका जस्ट अपोजिट होता है गतिक बल विश्लेषण। अब गतिक बल विश्लेषण क्या होता है, यदि आप स्थैतिक बल विश्लेषण समझ गए हैं तो आप इसको समझ सकते हैं स्थैतिक जो गति विश्लेषण है बहुत ही आसानी से। देखिए स्थैतिक में क्या होगा कि जो यहाँ पर जो बल का मान शून्य मान लिया गया है, वहाँ पर हम बल का जो मान है वो शून्य नहीं मानेंगे, उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। और वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी है कि जब अंगों के द्रव्यमान के कारण जड़त्व प्रभाव की भी गणना, यानी कि जो बल है, जो बल उत्पन्न हुआ था उसकी भी गणना हम शामिल कर लेते हैं, तो इस प्रकार का जो विश्लेषण है वो गतिक बल विश्लेषण कहलाता है। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपका स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है, गतिक बल विश्लेषण क्या होता है। अब आपको बताते हैं डी एलेम्बर्ट के नियम के बारे में कि आखिर डी एलेम्बर्ट का जो नियम है वो क्या कहता है या क्या होता है। देखिए डी एलेम्बर्ट का नियम जो कहता है कि डी एलेम्बर्ट के नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर या बॉडी पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो जड़त्व बल के साथ पिंड को संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं
कि यदि ये कोई बॉडी है, अब इस बॉडी पर F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F2, यहाँ से F3 और यहाँ से F फोर्स बल लग रहा है, और इन सभी बलों के बराबर यहाँ से एक परिणामी बल F लग रहा है, जो कि यहाँ पर ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं इन सभी के बराबर यहाँ पर फोर्स लग रहा है। इस फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि ये जो बॉडी रेस्ट की मोशन है, रेस्ट की अवस्था में है, सॉरी, कि वो क्या हो जाएगी, गति की अवस्था में आ जाएगी। जब गति की अवस्था में आ जाएगी और जैसे ही किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगने के बाद यदि वस्तु जो है गति की अवस्था में आ जाती है तो वहाँ पर भैया त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इतना तो आपने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा ही होगा, और उसके आगे की कहानी हम यहाँ पर समझेंगे फिगर के माध्यम से। जो मैंने आपको चीज़ें पीछे बताई हैं वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिख भी रखी है कि देखिए आपका m द्रव्यमान का एक पिंड है जिस पर F1, F2, F3, F4 जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगे हैं, और इन सभी बलों का परिणामी यानी इन सभी बलों के बराबर एक F जो है फोर्स लगा है, जिसको हम परिणामी बल बोलते हैं। इस F फोर्स बल के लगने के कारण जो m द्रव्यमान का वस्तु है उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। गति उत्पन्न होगी तो त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। और कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, यदि आप उसमें धक्का देते हैं तो वस्तु क्या करती है, अपने चलने का विरोध करती है। विरोध कैसे करेगी, जो उसका द्रव्यमान है वो क्या करे कि आगे नहीं जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि एक जो है त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। देखिए ये जब न्यूटन का आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर उल्टी दिशा में फोर्स लगाती है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना जो है फोर्स इधर को अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो चलिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। तो चित्र में प्रदर्शित m द्रव्यमान के एक पिंड पर जो बल लगे हैं F1, F2, F3 तथा F फोर्स लगे हैं, जो एक निकाय पर कार्य कर रहे हैं या एक बॉडी पर कार्य कर रहे हैं। इस बल निकाय का परिणामी बल जो कि मैंने बताया F, वो भी कार्य कर रहा है, जो पिंड में ए मान का रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि जब किसी भी बॉडी में आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न यानी कि गति उत्पन्न हो जाएगी। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ से आता है न्यूटन का दूसरा नियम। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम यहाँ से क्यों आ गया, क्योंकि जो डी एलेम्बर्ट का नियम है वो न्यूटन के दूसरा नियम के ही लगभग बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि न्यूटन का दूसरा नियम कहता है F इक्वल्स टू एम, यानी कि जो बॉडी पर लगने वाला बल का मान होता है वो बॉडी के द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखिए। तो इस समीकरण में हम क्या कर सकते हैं कि जो F बराबर एम ए होता है, एम ए को हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F माइनस एम ए बराबर 0 यहाँ पर आ सकता है, और वही चीज़ यहाँ पर लिखिए। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपकी राशि माइनस एम है को एक बल मान में बराबर है, यानी कि जो आपका ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चीज़ें आपकी बराबर ही हैं। भले ही क्या है कि ये एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, लेकिन इसकी जो बल का मान है वो लगभग बराबर है। और एक कंडीशन और भी है कि जो F बल की जो दिशा है, फोर्स लगने की दिशा है, वो दूसरी है, और द्रव्यमान के कारण जो उत्पन्न हुआ त्वरण है ma वाला, उसकी दिशा अलग है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, जो मान में तो बराबर है लेकिन इसकी जो दिशा है वो विपरीत है, तथा परिणामी बल F की क्रिया रेखा के बराबर माना जा सकता है। यानी कि जो माइनस एम ए वाली कंडीशन आएगी वो क्या होगी, इस फोर्स के बराबर होगी, लेकिन इसका दिशा जो है वो अलग होगा। और ये दोनों बल का मतलब क्या है कि ये लगने वाला बल और यहाँ पर लगने वाला परिणामी बल कहें, या आप कहें कि जो माइनस एम ए है, या इसी को हम जड़त्व भी कहते हैं। तो जो लगने वाला बल है यानी कि यहाँ पर जो परिणामी बल लग रहा है और जो आपका जड़त्व का बल लग रहा है, ये दोनों बल मिलकर क्या करते हैं, बॉडी को संतुलन की स्थिति में बनाए रखते हैं। और वही चीज़ आपकी आगे लिखी भी होगी कि दोनों बल मिलकर निकाय को संतुलन में बनाते हैं। इस सिद्धांत को ही हम डी एलेम्बर्ट का नियम कहते हैं। इस बराबर तथा विपरीत बल को ही जड़त्व बल कहा जाता है। ये बराबर और विपरीत, ये मैंने आपको यहीं पर बताया, अभी तक नहीं क्लियर हो कि यहाँ पर जो F फोर्स लगाएगा उसके विपरीत में जो माइनस एम ए फोर्स लगेगा, जो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है वही क्या होता है, माइनस वाला होता है। तो उसे ही हम जो है डी एलेम्बर्ट का नियम कहते हैं। तो इसको आप सिंपली इस प्रकार लिख सकते हैं कि
तो इसको आप कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि परिणामी बल और जड़त्व बल मिलकर किसी बॉडी को जब संतुलन की स्थिति में बनाए रखते हैं तो उसे ही हम सिंपली डी एलेम्बर्ट का नियम कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डी एलेम्बर्ट का नियम क्या होता है, गतिक बल विश्लेषण क्या होता है, स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल आपसे किसी और टॉपिक से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।